चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उनके साथ थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। पीएम मोदी के अलावा वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और उनके साथ ही कई लोग और मौजूद रहे और डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस दौरान मौजूद रहे। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और आज 50 साल पूरा हो चुका है भारत पाकिस्तान के युद्ध को, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दिल्ली में हर साल गूंज महोत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार गूंज महोत्सव आयोजन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गूंज महोत्सव कोविड को माध्यम में रखते हुए मनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी गूंज परिवार समिति के सदस्यों ने आरंभ भी कर दी है। गूंज महोत्सव में कई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी शामिल होगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश में गूंज महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन इस बार गूंज महोत्सव में कोई भी बॉलीवुड सितारा शिरकत नहीं करेगा। साथ ही कोरोना के बाद दिल्ली में आयोजित महोत्सव इस बार अलग अंदाज में मनाया जाएगा। गूंज महोत्सव में युवाओं के साथ साथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। से जुड़े हुए कई विषयों और मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम हो रहा है। हेल्थ है, कृषि है और युद्ध के लिए कई तरह के कार्यक्रम होंगे। कई तरह के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी होएगा और कई प्रारंभ भी किए जाएंगे, माने उद्घाटन भी किए जाएंगे। शिलान्यास के साथ उद्घाटन के कार्यक्रम भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक संतुलित रूप से कोविड के बाद जो अभी जिस रूप से एक वातावरण बना है, इस वातावरण में जो मूल फोकस पब्लिक के लिए होना चाहिए, गुंज ने उसको अच्छे रूप से तैयारी की है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास रांची से आ रही है, जहां झारखंड में गुरुवार से स्कूल कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि कल से शुरू होगी 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं। 10वीं से नीचे की कक्षाओं के लिए जारी रहेगा ऑनलाइन पढ़ाई। फिलहाल कोचिंग संस्थानों को खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेडिकल और डेंटल, नर्सिंग कॉलेज और सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान खुलेंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर है। कोरोना काल चल रहा है, जिसके बाद अब झारखंड में गुरुवार यानी कि कल से सभी स्कूल कॉलेजों को खोला जाएगा। 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं ही खोली जाएगी और 10वीं से नीचे की जितनी भी कक्षाएं हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जैसे चल रही थी वैसे ही जारी रहेगी। फिलहाल कोचिंग संस्थानों को खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान खुलेंगे, लेकिन जितने भी 10वीं से नीचे की कक्षाएं हैं स्कूल में वो नहीं खोले जाएंगे। उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी और आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस बात की खुद जानकारी दी है।
बड़ी खबर है, जहां झारखंड में गुरुवार से यानी कि कल से सभी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। आपको बता दें कि मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज और सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा। और कल से 10वीं और 12वीं की सभी कक्षाएं खुल जाएंगी। बात करें अगर 10वीं से नीचे की क्लासेस की, तो वो अभी नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, अब काफी लंबा समय बीत चुका है कोरोना को लेकर, लेकिन कोरोना पर मात तो नहीं मिल पा रही है। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा, तो कोरोना काल में किन चीजों को, तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए स्कूलों को खोले जाने की अनुमति दी गई है? पूजा, कई दिनों से ये मांग चल रही थी, काफी दिनों से मांग चल रही थी कि स्कूल कॉलेज खोले जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्था किया जाए, जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए स्कूल कॉलेज खोले जाए। लेकिन कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार जो है झारखंड का, उसके मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आज सरकार ने साफ किया है कि कल से यानी कि गुरुवार से 10वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन कोविड गाइडलाइन जो है जारी किया हुआ, उसके तहत ये कक्षाएं शुरू होंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा स्कूल कॉलेजों को। यदि इसमें कोई किसी तरह की कोताही पाई गई तो फिर से सरकार पुनः स्कूल बंद करने का डिसीजन ले सकती है या उस स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई हो सकता है। तो स्कूल प्रबंधन भी काफी दिन से सरकार से बात करना चाह रहे थे कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है, तो जो सीनियर बच्चे हैं वो उनकी जो पढ़ाई है उतना लिमिट समय में नहीं हो पाता है, जो प्रैक्टिकल है वो थ्योरेटिकल से काम नहीं चलेगा, तो उनके लिए क्लासरूम में लाकर पढ़ाना बच्चों को ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उनका बोर्ड जो एग्जाम होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है बच्चों के करियर के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया है और आज शाम तक उम्मीद है कि इसके लिए गाइडलाइन के साथ ये नोटिस जारी कर दी जाएगी सभी स्कूलों को कि आप कल से स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन जो 10वीं से नीचे की क्लास है पूजा, अभी भी पूर्व की तरह ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए चलेंगे और कॉलेज के लिए कोई अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। लेकिन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन्हें खोला जा सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन के तहत आते हैं। जी, अब देखना यही है कि इतने लंबे समय के बाद अब स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया गया है। आखिर कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्र अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही ये भी देखना होगा कि अभिभावक जो है वो कितना ज्यादा सहमत होते हैं इस फैसले से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सरकार के खिलाफ राज्य भर में बीजेपी का प्रदर्शन है और पंचायत चुनाव, अवैध खनन, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी जो है प्रदर्शन कर रही है। राज्य भर के सभी 264 प्रखंडों में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर है। बता दें कि बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत चुनाव, अवैध खनन, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और राज्य भर के सभी 264 प्रखंडों में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है हेमंत सरकार के खिलाफ।
और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन जी, बीजेपी एक बार फिर से हेमंत सरकार पर भारी होती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां किसान आंदोलन किया जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार का फैसला है, लेकिन राज्य के लिए भी ये इतना ही अहम है, तो फिर क्यों बीजेपी उस मुद्दे को ध्यान में ना देते हुए हेमंत सरकार को घेरने में, राजनीति करने में जुटी हुई है? निश्चित में बीजेपी आज पूरे प्रदेश भर में जो है राजनीति में मौजूद हुई सामने देख सकते हैं आप, जो बीजेपी के प्रदेश वो अभी अब यहाँ पहुंच गए हैं। प्रकाश जो है राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश हमारे बीच में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं आपको एक बार बताऊं पूजा कि आज पूरे प्रदेश में झारखंड में 264 जो विधानसभा कर रही है, सारे प्रखंडों में कार्यकर्ता नेता जो आला नेता है वो मौजूद हुए हैं। और रातों की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं और यहाँ से कार्यक्रम और आज पूरे प्रदेश कई मुद्दों को लेकर के जो सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी रातों लगातार ये प्रदर्शन कहीं न कहीं देखिए, जिस तरीके से सरकार का चूंकि 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर के जो सरकार की नीतियां, मैं कोशिश करूंगा एक बार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करने की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी अब कहीं न कहीं प्रदर्शन एक बार शुरू एक बार बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे तो फिर कार्यक्रम मेरा बाधित हो जाएगा ना, थोड़ा देर रुकिए सर, एक साथ बात करें। सर, लाइव आपको देख रहे हैं, लाइव है। मैं चाह रहा था कि आप कुछ बोलें। प्रदर्शन बीजेपी आज पूरे प्रदेश भर में कर रही है। पूरे झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव अविलंब हो और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियां, खनिज संपदा की तस्करी, बालू की तस्करी जिस ढंग से हो रही है, हमारी बहनों के आबरू के साथ खिलवाड़ करते हुए 1300 हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटी है। सरकार मौन है, चुप है और हम कह सकते हैं कि सरकार का समर्थन है। इसलिए कई मुद्दे को लेकर के हम लोग आज चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये तस्वीरें मैं रातू से आपको दिखा रहा था। लगातार बीजेपी अब कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ, जो हेमंत सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर के मोर्चा खोल दी है। कई चीजें हैं 1 वर्ष में जो सरकार के वादे थे और जो वर्तमान में सरकार के जो कामकाज है, महिला सुरक्षा से लेकर के और विधि व्यवस्था से लेकर के, राज्य में चल रहे हैं अवैध खनन से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी आज पूरे प्रदेश भर में इसी तरह तमाम प्रखंडों में जो है मौजूद हुई है। और यहाँ की तस्वीर जहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है दीपक प्रकाश मौजूद थे, जिनसे हम लोगों ने बात की। बिल्कुल पूजा जी, जैसा हमने देखा कि आखिर कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मुद्दों को तो उठाया है, तो फिर बोलने में क्या परेशानी है? जिन मुद्दों को अहमता से उठाया गया है, ऐसे में वो बचते नजर आए, उसके बाद उन्होंने अपनी चीजें रखी सामने। तो इस बीच एक और सवाल ये उठता है नवीन, जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो बालू की अवैध ढुलाई हो रही है, ये बड़ी समस्या है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है सरकार, बावजूद इसके जो अहम मुद्दा है, आखिर उस पर बात क्यों नहीं करती है बीजेपी? कल पंचायत भी की गई थी किसान आंदोलन को लेकर, किसान बिल को लेकर, लेकिन आज जो मुद्दे हैं वो कुछ और ही है। उनके पुष्प पर, उनके चित्र पर ये प्रदेश के मुद्दे हैं। कल किसान पंचायत में बीजेपी किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की। प्रदेश के 500 प्रमंडल में जो है बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद हुए थे और किसान पंचायत लगाया था। किसानों को बुलाया गया था। जो कृषि बिल को लेकर के जो संशय है, यानी बीजेपी का कहना है कि जो कृषि बिल है उसको लेकर के किसानों में कहीं न कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है और यही वजह है कि बीजेपी अब अपनी तरफ से किसानों को समझाने लगी। कल उन्होंने पूरे प्रदेश भर में किसान पंचायत की, देश के और भी कई राज्यों में किसान सम्मेलन, किसान पंचायत इस तरह के जो है कार्यक्रम आयोजित बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, की जा रही है। और दूसरी तस्वीर जो मैं प्रदेश का दिखा रहा था, ये
अब जो वर्तमान हेमंत सरकार है, हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ और 1 साल में उनके द्वारा किए गए कामकाज को लेकर के बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर के अपनी सियासत जमीन जो है वो तैयार कर रही है झारखंड में। चाहे वो विधि व्यवस्था की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, आप अवैध खनन की बात करें, तमाम चीजों को लेकर के अब बीजेपी एकजुट होकर के कहीं न कहीं हेमंत सरकार पर हमला बोल रही है। बिल्कुल जी, ऐसे में देखना यही है कि जिस अहमता के साथ इन सवालों को उठाया जा रहा है, इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, इस पर जरूर बीजेपी काम करे ताकि आगे अपराधों पर काबू किया जा सके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास लातेहार से आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है और AK-47 सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। नक्सलियों की धरपकड़ को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी चंदवा थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। एसपी प्रशांत आनंद ने खुद मामले की पुष्टि की है और आपको बता दें कि लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली आपत्तिजनक सामान पुलिस ने बरामद किया है। नक्सलियों की धरपकड़ को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है और चंदवा थाना क्षेत्र के सेरक इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, इसमें खबर आ रही है कि एक नक्सली जो है वो मारा गया है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है विस्तार से? जी, मैं बता दूं कि लातेहार जिले में लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। नक्सली गतिविधियां में इन दिनों बढ़ोतरी हुई है, उसको दबाने को लेकर नक्सलियों की धरपकड़ चलते रहता है। इसी क्रम में नक्सलियों की टोह में निकली पुलिस टीम पर उग्रवादियों द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जहां पर AK-47 की बरामदगी, वहीं एक उग्रवादी के मारे जाने की भी अभी सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है। वहीं मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की धरपकड़ को लेकर ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तीनों ओर के इलाकों से नक्सलियों को घेरा जा रहा है। चंदवा थाना क्षेत्र के ये सेरक का मामला है। इस मामले की पुष्टि प्रशांत आनंद लातेहार SP ने की है। जी, जिस प्रकार से नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और ऐसे में एक जो नक्सलवाद है उसको मारे जाने की खबर भी सामने आई है। ऐसे में काफी खुशी की बात है ये, क्योंकि नक्सलवाद पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी। ऐसे में अब आगे और सर्च ऑपरेशन को चलाते हुए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ताकि नक्सलवाद पर अंकुश लगाया जा सके? जी, मैं बता दूं कि लातेहार जिले की ही बात करें तो लातेहार जिले का बालूमाथ, चंदवा, महुआ, डांड, ये सभी इलाके शुरू से ही नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं। यहाँ नक्सली गतिविधियां में कुछ दिनों पूर्व कमी आई हुई थी, लेकिन फिर से एक बार नक्सली गतिविधियां बढ़ते हुए पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना मिल रही थी। कल की ही बात करूं तो बालूमाथ थाना क्षेत्र में
कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाकर विभिन्न कोल कंपनियों को चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि लगातार नक्सली गतिविधियां अब बढ़ेंगी, लेकिन पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था, जिसके बाद ये चंदवा थाना क्षेत्र के सेरक में यह मुठभेड़ हुई। जी, और सर्च ऑपरेशन के दौरान AK-47 सहित कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? बता दूं कि लातेहार एसपी के द्वारा यह सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था जवानों को, जहां पर AK-47 सहित कई हथियार और विभिन्न सामानों को मिलने की सूचना मिल रही है। पुलिस अभी मुठभेड़ स्थल पर ही सर्च ऑपरेशन पर लगी हुई है। अगर लौटने के बाद और भी चीजों का मिलने का खुलासा हो पाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि सिवान के डीएम अमित पांडे ने दौरांदा प्रखंड के अलग अलग विभागों का जायजा लेने पहुंचे। इसकी भनक मिलते ही वहां के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएम अमित कुमार पांडे ने अलग अलग विभागों का जायजा लिया, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। जब डीएम साहब दौरांदा के सरकारी अस्पताल की जांच करने के बाद अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी अस्पताल के बाहर कुछ महिलाओं ने डीएम अमित कुमार पांडे की गाड़ी को रोक दिया। कुछ देर बाद डीएम साहब अपनी गाड़ी से उतरकर महिला की परेशानी को विस्तार से सुनने लगे। वहीं इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक पांडेपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नल जल योजना को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें तारकेश्वर भारती नाम के एक व्यक्ति घायल हो गए थे। आज डीएम जब दौरांदा अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे तो उसी दौरान गाड़ी के सामने घायल तारकेश्वर भारती और उनके परिवार वाले बीच रास्ते में सोकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद डीएम अमित कुमार पांडे ने अपनी गाड़ी से उतरकर परिजनों को शांत कराया और ऑन द स्पॉट डीएम की आदेश पर घायल तारकेश्वर भारती को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से सिवान सदर अस्पताल भेजा गया और डीएम सिवान ने इस मामले में जांच करने के आदेश भी दिए हैं। और जमशेदपुर जिला खनन विभाग ने अवैध बालू खनन करने वाले और अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की है। जमशेदपुर जिला खनन विभाग की टीम ने बारीडीह और बागुनू हाथू नदी घाट में छापेमारी कर अवैध बालू उत्खनन करने वालों पर, अवैध भंडारण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि कुल 15 लोगों के खिलाफ सिमडेगा और सिमगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से अवैध बालू का उत्खनन इस जगह से किया जा रहा था। हालांकि खनन विभाग द्वारा कई बार कार्रवाई भी की गई है। और एक बार फिर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती दिख रही है। झारखंड में कोरोना के 209 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं एक संक्रमित की मौत हुई है। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1578 हो गई है और मंगलवार को सबसे ज्यादा रांची में 98 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले थे। राज्य के अन्य प्रमुख जिले जैसे कि पूर्वी सिंहभूमि में, बोकारो में, धनबाद में 15 और रामगढ़ में 8, गढ़वा में 6 और गोड्डा में 5, पलामू और राज्यों में भी संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 1,11,931 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में अभी तक 45,33,044 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 44,21,113 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य में रिकवरी का आंकड़ा 97.69% पर पहुंच गया है। वहीं राज्य की राजधानी रांची में एक्टिव केस 758, पॉजिटिविटी रेट 7.13 है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जनहित में लगातार निर्णय ले रही है। यही कारण है कि लगातार समीक्षा कर कोरोना जांच की दर में कमी देखी जा रही है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से घट रहा है। रिकवरी रेट करीब 98% है और फिर भी सरकार सतर्कता बरत रही है और इसके बचाव के लिए हर संभव उपाय कर रही है।
और अगली खबर तमाड़ से है, जहां कुएं में एक हाथी का बच्चा गिर गया। आपको बता दें कि दुमका जिले के हंसदीघा पुलिस को एक सफलता मिली है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि यह घटना एसडीपीओ उमेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई है इस बारे में। और स्टेबलाइजर और मोटर की चोरी हुई थी। पुलिस की सक्रियता की वजह से इन चोरों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। इन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अज्ञात चोर द्वारा एक मोटर और स्टेबलाइजर की चोरी ताला काट कर किया गया था। औजार का उपयोग किया गया था। अभियुक्त इस कपड़े में थे। कपड़े से एक बटन वहां टूटा हुआ सूक्ष्म अवस्था में धूरी गर्दा में पड़ा हुआ था। इस बटन को थाना प्रभारी ने महत्वपूर्ण समझा और इसको उठा लिया। इसके निशानदेही पर इस कपड़े वाला अपराधी तक पहुंचने की जो बखूबी काबिलियत दिखाई, काबिलियत तारीफ है। इस बटन के आधार पर 2 अभियुक्त को निशानदेही पर पकड़ा गया। दुमका जिले के हंसदीघा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ उमेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि चोरों के पास से स्टेबलाइजर और मोटर की सामान बरामद हुआ है। वहीं पुलिस की सक्रियता की वजह से इन चोरों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें